Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning, Good morning, sir. sir. Good morning. So we are now up to the stage where we are going to discuss the second part of the chapter 7, which is integration. First part is all about indefinite integration. Second part is definite integration. That means we are now going to find the integral of a function without using the constant of integration. मतलब constant नहीं आएगा, है ना? तो बिल्कुल देसी भाषा में समझाऊं तो किसी भी fx नाम के फंक्शन का जब अपन इंटीग्रेशन करते हैं तो एक और फंक्शन निकल के आता है। मान लो उसको मैंने कैपिटल fx लिख दिया, लेकिन उसके साथ में एक कांस्टेंट भी जुड़ा हुआ रहता है। तो अब इस कांस्टेंट को अपन भगा देंगे। ये कांस्टेंट भगाने के लिए अपन लिमिट्स का यूज करेंगे। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, एक होती है लोअर लिमिट, एक होती है अपर लिमिट। लेट अस से कि लोअर लिमिट है a, अपर लिमिट है b। उसको यहाँ पे लिख दिया जाता है, नीचे की साइड लिख दिया जाता है, ये होती है लोअर लिमिट, और जिसको हम ऊपर लिख देते हैं दैट इज कॉल्ड एज अपर लिमिट। ठीक है, इन दो लिमिट्स का यूज करके इस c को एलिमिनेट कर दिया जाता है। मतलब हमारा इंटीग्रल c सहित होता है, उसको c रहित बनाना होता है। c रहित मतलब c को भगाना होता है। फॉर दैट वी यूज दीज टू लिमिट्स। ठीक है, ये होता है डेफिनेट इंटीग्रल। तो देखो, अब आपको एनसीईआरटी से ही कुछ नोट्स नोट डाउन करने हैं, तो नोट करते जाइए कि डेफिनेट इंटीग्रल्स। पहले तो हेडिंग डाल दीजिए, डेफिनेट इंटीग्रल डाल दी सबने हेडिंग, डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, डाल दी क्या हेडिंग? बोलो। Yes, sir. ठीक है, लिखिए नीचे लेट fx be a function, let fx be a function। fx कोई एक फंक्शन है ना। let fx be a function such that fx एक ऐसा फंक्शन है कि इंटीग्रेशन fx dx कैपिटल fx प्लस c है। इस तरीके से ये fx एक फंक्शन है कि उसका इंटीग्रल एक और फंक्शन है। भाई फंक्शन का इंटीग्रल फंक्शन ही निकल के आता है। कई बार कांस्टेंट निकल के आता है, पर कांस्टेंट तो खैर कहाँ निकलता है, इंटीग्रल तो हमेशा फंक्शन ही निकलता है। डेरिवेटिव कई बार फिर भी कांस्टेंट निकलता है ना। इंटीग्रल तो कांस्टेंट का भी एक फंक्शन ही निकलता है। तो हमेशा fx एक फंक्शन आएगा, कैपिटल fx, तो उसके साथ में लेकिन एक कांस्टेंट टर्म जुड़ी हुई रहती है जिसको अपन c मार्क कर देते हैं। बिकॉज क्या होता है कि इंडेफिनेट इंटीग्रल जो होता है, जो हम ये देख रहे हैं, ये हमको क्या देता है? ये हमको क्या देता है? फैमिली ऑफ कर्व्स। ये क्या चीज है? ये एक कर्व की फैमिली है, फैमिली ऑफ कर्व्स। ये क्या देता है हमको? फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक है, अब उस फैमिली में से मेरे को पर्टिकुलर एक कर्व चाहिए, पर्टिकुलर कर्व की बात चाहिए, पर्टिकुलर कर्व की मैं बात कर रहा हूं। तो मेरे को क्या चाहिए होगा? मेरे को एक डेफिनेट इंटीग्रल चाहिए होगा। दैट मीन्स c की एक स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए होगी, 1 2 3 4, जो भी वैल्यूज इसकी निकल सकती है ना। एक स्पेसिफिक वैल्यू अगर मुझे मिल जाए, दैट मीन्स अगर मान लो c की वैल्यू मैं 1 मार्क कर दूं, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा? fx प्लस 1। अब ये fx प्लस 1 एक स्पेसिफिक कर्व है, fx प्लस 2 ये दूसरा स्पेसिफिक कर्व है, fx प्लस 3 ये तीसरा स्पेसिफिक कर्व है। ठीक है, तो कहां तक नोट डाउन कर लिया आपने? यहां तक नोट डाउन कर लिया, fx प्लस सी तक। ठीक है, तो fx प्लस सी एक फैमिली ऑफ कर्व्स देता है, ये नोट डाउन कर लो आप। यहां तक नोट डाउन हो गया? Yes, sir. ठीक है, नाउ डेफिनेट इंटीग्रल a from a to b, definite integral from a to b fx dx will be equal to जो आपने लिखा ना, कैपिटल f x प्लस c, उसके आगे एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लगा के उसकी लिमिट्स मार्क कर दो a से लेकर b।
कर दी मार्क। मतलब वही सिंपली इंटीग्रेशन करना है जैसे करते थे, बस अब लिमिट लगा देनी है। पहले इंटीग्रेशन कर दो जैसे पहले करते थे, वो वही सेम काम इंटीग्रेशन कर दो एक बार, और इंटीग्रेशन करने के बाद फिर उसकी लिमिट्स मार्क कर दो नीचे और ऊपर ए और बी। आगे चल के अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज भी सीखेंगे, जो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे चैप्टर की। ठीक है, यहां तक नोट डाउन हो गया। अब इसके आगे क्या करना है, देखो इसके आगे हमको ये करना है कि एक बार x की वैल्यू b लेनी है और एक बार x की वैल्यू a लेनी है, और जो b वाली ली है और जो a वाली ली है इन दोनों का डिफरेंस देखना है। डिफरेंस इन द सेंस b में से a को माइनस करना है, b में से a को माइनस करना है। अपर लिमिट वाली वैल्यू से लोअर लिमिट वाली वैल्यू माइनस करनी है ऑफ द फंक्शन जो कि इंटीग्रल बन के आया है ओरिजिनल फंक्शन। तो इसके आगे मैं क्या करूंगा, एक बार तो मैं ले लूंगा b, एक बार मैं ले लूंगा a। तो यहाँ पे स्पेस नहीं बचा तो मैं ऊपर लिख देता हूं। इसके बाद जो स्टेप होगी वो होगी f ऑफ x की जगह क्या ले लिया मैंने, b। ठीक है, प्लस c एज इट इज। एक तो ये हो गया, अपर लिमिट तो ये हो गई, दिस इज द अपर लिमिट। लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, f ऑफ x की जगह ले लो a प्लस c। तो ऐसा करने से क्या होता है कि बेटा ये c से c तो कट जाता है और मेरे पास जो आंसर बचता है f ऑफ b माइनस f ऑफ a। दिस इज द फाइनल डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ द गिवन फंक्शन। और ये कोई फैमिली ऑफ कर्व नहीं है, ये एक स्पेसिफिक कर्व है। ये एक स्पेसिफिक कर्व। ठीक है, समझ आया। इतनी नॉलेज से आप 7.9 पूरी सॉल्व कर सकते हो। ये पूरी 7.9 की नॉलेज है, मतलब इंट्रोडक्टरी पार्ट। लेकिन 7.8 में एक अलग चीज दे रखी है, उसको भी देखेंगे। ठीक है, लिख लिया, ये सारी चीज यहां तक हो गई। कोई कहता है कि सर डेफिनेट इंटीग्रल में सी क्यों नहीं आता, इसलिए नहीं आता क्योंकि अभी आप देख पा रहे हो सी मैंने तो लिया था, मैंने तो हटाने की कोशिश नहीं करी, बट वो अपने आप ही हट गया। मैं क्या करूं, यहाँ पे भी प्लस सी आ रहा था, यहाँ पे भी सी आ रहा था, तो सी माइनस सी कैंसिल आउट हो गया, तो वो हट गया। ठीक है ना, मैथमेटिकली भी वो हट गया। और अगर अपन कॉमन सेंस से सोचें कि नाम ही डेफिनेट है तो फिर कांस्टेंट भी डेफिनेट होगा। इसके आंसर में कोई कांस्टेंट आ सकता है, ये जो आंसर है इसके आंसर में कोई कांस्टेंट 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, उसको मत भगा देना भाई। इंडेफिनेट इंटीग्रल में कोई आंसर आता, कोई कांस्टेंट टर्म आती थी, जैसे मान लो 3a आ जाता था तो अपन 3a प्लस सी मर्ज करके c लिख देते थे। अब की बार अगर आंसर में कोई 3a आए ना तो 3a को 3a ही रहने देना, उसको c मत लिख देना। वो ही तो वो चीज है जो उसको अलग कर रही है दूसरे कर्व से, तो 3a को 3a लिखना है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हम कहते थे सी लगाना मत भूलना, और यहां पे हम कहेंगे सी लगा मत देना, जस्ट उसका उल्टा। ठीक है, क्लियर है? चलें आगे। नोट डाउन हो गया सभी का यहां तक? बोलो भाई। यस सर। ओके, अब बात करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालो, जियोमेट्रिक ज्योमेट्रिक मीनिंग ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है, एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है, और जो इसका मतलब मैं सिखा रहा हूं ये मतलब ही पूरा अगला चैप्टर है। पूरा अगला चैप्टर इस मतलब के जो मतलब अभी मैं सिखाने वाला हूं, ध्यान से सुनना, उसके इर्द गिर्द घूमता है। जो मीनिंग अभी मैं बताने वाला हूं ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, वो ही मैं इसको मैं अलग से करता हूं, सुनो अच्छे से समझाने के हिसाब से। मैं हेडिंग तो डाल दो आप, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। हेडिंग इज जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ, ये इंटरप्रिटेशन भी लिख सकते हो कि ज्योमेट्रिकली कैसे इंटरप्रेट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। ज्योमेट्रिक मीनिंग या इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। लिख लिया यहां तक? ठीक है, लेट अस से कि मेरे पास एक कर्व है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। लेट अस से मेरे पास एक ये कर्व है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स।
ठीक है, लेट अस से कि कोई भी कर्व है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, इसका नाम है y इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, अब ये कर्व पे इस कर्व का डेफिनेट इंटीग्रल निकालने का मतलब क्या होता है? मैंने कहा इस कर्व का आप डेफिनेट इंटीग्रल निकालो, डेफिनेट इंटीग्रल निकालो। और डेफिनेट इंटीग्रल के लिए लिमिट्स की जरूरत होती है, तो मैंने कह दिया कि लोअर लिमिट ले लो 3, अपर लिमिट ले लो 7, 3 से 7 के बीच में इसका डेफिनेट इंटीग्रल निकालो। तो एक्चुअली मैं आपसे पूछ क्या रहा हूं, एक्चुअली आपसे मतलब क्या पूछ रहा हूं मैं? तो उसका मतलब ये पूछ रहा हूं मैं कि यहाँ पे x की वैल्यू जहां 3 आ रही है और जो x की वैल्यू 7 आ रही है, इन दोनों लाइंस के बीच में, x एक्सिस के बीच में और इस कर्व के बीच में एंक्लोज्ड एरिया पूछ रहा हूं आपसे। That means definite integral is nothing but the area enclosed under a curve, under a curve and the x-axis. x-axis और एक कर्व के बीच का एरिया ही होता है डेफिनेट इंटीग्रल। और उसमें जो लिमिट्स होती हैं, these are the ordinates, these are the ordinates। आपको पता है ऑर्डिनेट, अगर मैं लिखता हूं ऑर्डिनेट x इक्वल्स टू, ऑर्डिनेट x इक्वल्स टू 3, तो ये कौन सी लाइन को डिनोट कराता है? ऑर्डिनेट x इक्वल्स टू 3। ये एक ऐसी लाइन होगी जो कि y एक्सिस के पैरेलल टू y एक्सिस होगी और x इक्वल्स टू 3 से गुजर रही होगी। तो ये लाइन जो होगी, ये लाइन जो होगी, मान लो यहाँ पे 3 है, तो ये जो लाइन होगी इस लाइन को कहा जाता है ऑर्डिनेट x इक्वल्स टू 3। तो दो ऑर्डिनेट्स के बीच में, x एक्सिस के बीच में और कर्व के बीच में जो एरिया होता है वही डेफिनेट इंटीग्रल होता है। ठीक है, तो इसके मैं एंड पॉइंट्स पे, हाँ सर ऑर्डिनेट तो y कोऑर्डिनेट को कहते हैं ना। देखो, जब वैल्यू की बात आती है, अभी बताते हैं, रुको, जब वैल्यू की बात आती है, वो वैल्यू है, यहाँ पे लाइन सेगमेंट है, मतलब लाइन है, सेगमेंट तो नहीं है। देखो एक मिनट, जो आप डाउट लेके आए हो, ऐसा कैसा डाउट अक्सर सारे बच्चों को होता है कि सर ऑर्डिनेट तो उसको कहते हैं, इसलिए मैंने पहले ही जिक्र किया और आपने वो पूछ भी लिया। लेट अस से ये ए और बी है। हाँ, पहले उस चीज को सॉल्व करते हैं। देखो, मान लो मेरे पास ये एक कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, लेट अस से एक पॉइंट है, तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट को तो हम एब्सिसा कहते हैं और इसके वाई कोऑर्डिनेट को कोऑर्डिनेट कहते हैं, राइट? ठीक है, तो यहां पे सपोज करो ये जो पॉइंट है वो 2,3 है मान लो, तो 2 तो हो जाएगा इसका एब्सिसा, 2 तो हो जाएगा इसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका? 3 हो जाएगा, राइट? तो वैल्यू की जब अपन बात करते हैं तो एब्सिसा एक्स कोऑर्डिनेट को कहते हैं, बट यहाँ पे एब्सिसा ऑर्डिनेट एक वैल्यू को डिनोट कर रहा है, एक नंबर को डिनोट कर रहा है। बट एक लाइन को जब अपन डिनोट करते हैं, जैसे ये एक्स एक्सिस एक लाइन है, वाई एक्सिस एक लाइन है, जब अपन एक लाइन को डिनोट करते हैं तो उल्टा होता है। ऑर्डिनेट जो लाइन होगी वो पैरेलल टू वाई एक्सिस कहलाती है। क्यों? क्योंकि ऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट होता है। और एब्सिसा जो लाइन होती है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस कहलाती है, क्योंकि एब्सिसा इन टर्म्स ऑफ वैल्यू क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब एक तरीके से सिनोनिम होता है। क्लियर है? जब लाइन को, इसको एक लाइन मानोगे, लाइन, इट इज अ लाइन, तो ये लाइन कैसी होगी? जो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। और जब इसको एक लाइन मानोगे तो इट विल बी अ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर है? कंफ्यूजन? यस सर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऑर्डिनेट एक वैल्यू नहीं कह रहा हूं, मैं ऑर्डिनेट एक लाइन कह रहा हूं। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो लाइन है, हालांकि ये लाइन आर पार जा रही है पूरी तक, लेकिन मैं उससे मेरे को मतलब नहीं है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक भी अगर मैं लाइन ले लूं तो इस लाइन को मैं क्या कह सकता हूँ? ऑर्डिनेट एक्स इक्वल्स टू ए। और इस लाइन को मैं क्या कह सकता हूँ? पैरेलल है दोनों वाई एक्सिस के, इसको मैं क्या कह सकता हूँ? ऑर्डिनेट एक्स इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो डेफिनेट मीनिंग ये है, डेफिनेट इंटीग्रल का मीनिंग ये है कि इस कर्व, इस एक्स एक्सिस और ये जो दो ऑर्डिनेट्स बने हुए हैं इनके बीच का एरिया, लेट इट बी एक्स एक्स डैश, लेट इट बी वाई वाई डैश, लेट इट बी ओरिजिन। तो इन दोनों के बीच का जो एरिया है, ठीक है ना, ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है, यही डेफिनेट इंटीग्रल है, यही डेफिनेट। आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि डेफिनेट इंटीग्रल जो होगा एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी, क्योंकि आपने ए और बी मार्क कर दिया, एक फंक्शन तो निकल के आएगा नहीं, वो बोलो x तो आएगा नहीं ना उसमें, x की जगह तो आप b और a लिख दोगे, समझ आ रहा है? x की जगह जब आप b और a लिख दोगे तो एक वैल्यू निकल के आएगी, तो एरिया भी तो एक वैल्यू होती है, जैसे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर।
200 centimeter square. This area is the definite integration of curve y is equals to fx between the limits x equals to a and x equals to b. ठीक है जी, ड्रॉ कर लिया इतना आपने, इतना ड्रॉ कर लिया। लेट इट बी, दिस पॉइंट को अगर मैं a मान लूं, इस पॉइंट को अगर मैं b मान लूं, अरे x इक्वल्स टू a, अच्छा इस पॉइंट को मैं a मान लेता हूं, a b, और इसको मैं p, इस पॉइंट को p और इस पॉइंट को q मान लेता हूं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक है, बोलो। प्रियांशी, x इक्वल्स टू a ऑर्डिनेट का मतलब है, ऑर्डिनेट x इक्वल्स टू a का मतलब है कि x इक्वल्स टू a से जो भी लाइन पैरेलल जा रही है y एक्सिस के, वो हो जाएगी x इक्वल्स टू a ऑर्डिनेट, है ना? ठीक है, यहां तक ड्रॉ कर लिया सबने? ड्राइंग वर्क कंप्लीट कर लिया? Yes, sir. ये अच्छा, ठीक है, काफी है। ओके, तो मैं लिख देता हूं, एक थोड़ी सी नीचे लाइन लिख देता हूं। द डेफिनेट इंटीग्रल, द डेफिनेट इंटीग्रल इंटीग्रल of a curve y is equals to fx with lower and upper limits, with lower and upper limits a and b geometrically क्या मतलब है इसका? geometrically means the area enclosed between the curve y equals to fx, comma the x-axis and the ordinates x equals to a and x equals to b. ये आ गया ज्योमेट्रिक मीनिंग। ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है? एरिया। कौन कौन सा एरिया, किस किस के बीच का एंक्लोज्ड एरिया? एक तो उस कर्व, जो भी कर्व गिवन है, इस कर्व, एक एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट्स x इक्वल्स टू a और x भी। चार तरफा होता है एरिया। लगभग क्या होता है एरिया? क्या होता है? लगभग ये होता है, चार दीवारी के अंदर एरिया ही तो होता है, चार तरफ से होता है। तो एक तरफ ये हो गया, एक तरफ ये हो गया और दो तरफ ये हो गया। ऑर्डिनेट्स x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू b, x एक्सिस और y इक्वल्स टू। यहां तक नोट डाउन हो गया सभी का? ये हो गया इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। बोलिए, यहां तक नोट डाउन हो गया सभी का? यस सर। ठीक है, तो ये तो हो गया ज्योमेट्रिक मीनिंग, और देसी भाषा में मीनिंग बताई दिया मैंने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ द सम आपका कट गया है, बट आप कह रहे हो कि सर कॉन्सेप्ट तो समझा देते हैं। एक मिनट रुको, इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट, फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस आ गया ना। तो पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस लिख लो। एक काम करो, जो हमारे काम की चीजें वो पहले लिख लेते हैं, फिर लास्ट में जाते जाते समझा दूंगा मैं डेफिनेटली। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से पहले एरिया फंक्शन लिखो। इससे पहले लिखो एरिया फंक्शन, एरिया फंक्शन।
ठीक है। एरिया फंक्शन क्या कहता है, देखो अभी ऊपर आओ, इसी फिगर में समझो एक चीज। सपोज करो मैंने आपसे एरिया पूछा, इस वाले जो ये फिगर एनक्लोज हुआ है इसका एरिया मैंने पूछा, तो आपने क्या कह दिया कि सर ये एरिया चाहिए आपको, तो ये एरिया आप एक काम करो, इंटीग्रेशन कर दो fx का और लिमिट लगा दो a से लेकर b, डेफिनेट इंटीग्रल निकाल लो, मतलब a to b, तो ये एरिया आ जाएगा। मैंने कहा नहीं, मुझे तो इतना पार्ट का एरिया चाहिए, मुझे तो इतने पार्ट का एरिया चाहिए। ठीक है, लेट अस से कि ये वाला जो पॉइंट है ये है x, तो अब आपके लिए अपर लिमिट x बन गई, तो आप b की जगह क्या मार्क कर दोगे, x। जैसे जैसे ये x आगे जाएगा वैसे वैसे एरिया बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ये x पीछे जाएगा वैसे वैसे एरिया घटता जाएगा। मतलब x की वैल्यू मान लो 3 है, 3 से 4 हो गई तो 4 में एरिया बढ़ गया, 5 हो गई और बढ़ गया, 3 से 2 हो गई और कम हो गया। तो आप ये कह सकते हो कि अपर लिमिट को अगर x मान लें, जो कि वेरिएबल है, जो कि क्या है, वेरिएबल है, वेरी कर रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, और लोअर लिमिट को फिक्स कर दें, लोअर लिमिट को फिक्स कर दें, तो x के अकॉर्डिंग एरिया वेरी करेगा, x बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगा, x घटेगा तो एरिया घटेगा। बोलो करेगा नहीं करेगा, करेगा ना। तो मैं कह सकता हूं, लो अलग से फिगर बना देता हूं अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि इसमें हमने फिर x इक्वल्स टू a लिखा हुआ है, फटाफट से जल्दी से देखो। लेट अस से इसी कर्व को फिर से बना देता हूं, ये तो हो गया हमारा कार्टेशियन प्लेन। लेट अस से ये कर्व था हमारा, ठीक है, ये वाला पॉइंट मान लो a और वो वाला पॉइंट मान लो b, ठीक है, और इसमें कहीं पर भी बीच में एक पॉइंट मान लो x, ठीक है, और ये वही कर्व है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है, x x डैश y y डैश o, ठीक है। अब मैंने कहा कि यहां पे इस पोर्शन का एरिया बताओ, इस पोर्शन का एरिया बताओ, तो आप क्या लोगे, अपर लोअर लिमिट तो a ले लोगे, अपर लिमिट ले लोगे x। मैंने कहा कि अगर x को आगे शिफ्ट कर दें, यहां शिफ्ट कर दें मान लो, तो एरिया बढ़ जाएगा, और आगे शिफ्ट कर दें और एरिया बढ़ जाएगा, बिल्कुल b तक ले लो तो b तक का एरिया आ जाएगा, ठीक है, कम कर दो तो कम आ जाएगा। दैट मीन्स अपर लिमिट को वेरी करने से एरिया कम ज्यादा हो रहा है, यस और नो। अपर लिमिट को वेरी करने से एरिया कम ज्यादा हो रहा है। अभी मान लो इसमें मैं बी को भी आगे शिफ्ट कर देता, पिछले वाले फिगर को ही देख लें, पिछले वाले फिगर को मैं बी को आगे कर दूं तो एरिया फिर बढ़ेगा, और कम कर दूं तो एरिया कम होगा ना। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो। तो यस सर। ये जो एरिया है, अब की बार एरिया इंक्लोज ये है, अब की बार एरिया इंक्लोज ये है, ये जो एरिया है ये एक्स का एक फंक्शन है, एक्स के अकॉर्डिंग ये वेरी कर रहा है। लोअर लिमिट तो फिक्स कर दी मैंने, अब एक्स जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ये एरिया भी बढ़ता जाएगा। तो ये जो एरिया है इसको मैं ए ऑफ एक्स लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि हमने रिलेशंस एंड फंक्शन सीखा है, अगर कोई चीज किसी एक क्वांटिटी के अकॉर्डिंग बढ़ती या कम होती है तो मैं उसको, उस चीज को उस क्वांटिटी का फंक्शन कह सकता हूं, यस और नो। रिलेशंस एंड फंक्शन सीखा है ना हमने, फंक्शन का सिंपल मीनिंग क्या होता है। ये तो हो गया मेरा एरिया विच इज डिपेंडेंट ऑन एक्स। देखो मैं सपोज करो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2, अब ये जो चीज एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो वैल्यू है ये फंक्शन ऑफ एक्स है या नहीं है बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो चीज है, जो भी चीज है, जो भी वैल्यू है, ये एक्स का फंक्शन है या नहीं है ना एक्स का फंक्शन ये, बोलो। यस क्यों है ये एक्स का फंक्शन, बिकॉज एक्स बढ़ेगा या एक्स जैसे ही वेरी होगा तो एफ एक्स की वैल्यू भी बढ़ेगी कम होगी, एक्स के ऊपर ये डिपेंडेंट है, एक्स यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उस पर डिपेंड होने वाली ये क्वांटिटी एफ एक्स है। सिमिलरली यहाँ पे ये जो एरिया है अभी तो इतना है, मैं एक्स को बढ़ा दूं तो ये एरिया इतना हो जाएगा, और बढ़ा दूं और इतना हो जाएगा, एक्स को अगर मैं घटा दूं इतना रह जाएगा। तो ये एरिया a ऑफ x is dependent on what, it is dependent on x, this area is dependent on x, so I will write it as a of x। लिखो here area enclosed under the curve
depends on x, depends on x, as we have fixed the as we have fixed the lower limit of the we have fixed the lower limit a. लोअर लिमिट a अगर मैं फिक्स कर दूं तो अब एरिया पूरा का पूरा डिपेंड करता है x पर। पहले तो a और b दोनों पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन मैंने जैसे लोअर लिमिट a को फिक्स कर दिया, लोअर लिमिट a, जैसे मैंने लोअर लिमिट a को फिक्स कर दिया तो अब पूरा का पूरा एरिया अपर लिमिट पे डिपेंड करता है, उसको मैंने वेरिएबल क्वांटिटी मान लिया x। दैट इज एरिया फंक्शन क्या हो जाएगा, एरिया फंक्शन को मैं डिनोट कर देता हूं कैपिटल A ऑफ x से, उसकी वैल्यू हो जाती है डेफिनेट इंटीग्रल a से लेकर x fx dx। ये है एरिया फंक्शन जो आप देख रहे हो, उसके नोट करो। दिस इज द एरिया फंक्शन बच्चों। दिस इज द एरिया फंक्शन। ठीक है जी, हो गया नोट? हाँ जी सर, चाबी दो। ये रे। दिस इज द एरिया तो फंक्शन। सर बताओ। इसमें और जो मैंने पहले पढ़ा था फॉर्मूला, उन दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? देखो, वहां पे अपन एरिया एज ए वैल्यू को सोच रहे थे, एरिया एज ए वैल्यू सोच रहे थे, यहाँ पे एरिया एज ए फंक्शन सोच रहे। भाई एरिया को एक फंक्शन की तरह डिनोट कर रहे हैं। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक ऐसी वैल्यू होती है जो किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे जो ये एरिया है वो पूरा पूरा डिपेंड कर रहा है इस एक्स पे। ए तो फिक्स हो गया, मान लो ए तो 3 कर दिया, अब एक्स 4 होगा तो एरिया कुछ अलग होगा, एक्स ऑब्लिक 5 होगा तो एरिया कुछ अलग होगा, 6 होगा तो कुछ अलग होगा, 7 होगा तो कुछ अलग होगा। तो अब ये जो एरिया है इसका आंसर x में निकल के आएगा। किसमें निकल के आएगा? एक वैल्यू नहीं निकल के आएगी, x में निकल के आएगा। समझ में आई बात? मान लो इसका आंसर निकल के आया एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब निकल के आया इसका आंसर, तो अब x की अलग अलग वैल्यू पुटअप करने से ये एरिया की अलग अलग वैल्यू आती जाएगी। ठीक है ना? यहाँ पे एरिया एक फंक्शन बनाना है मुझे, वहां पे एरिया की एक स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए थी, समझ तो वहीं से क्रिएट हुई कि एरिया वो है। बट अब एरिया को फंक्शन कैसे बनाए, मतलब एक ऐसी वैल्यू जो बदल रही हो किसी के बदलने से, तो उसको उसी फॉर्मूले से डिराइव करके एरिया एज ए फंक्शन में लोअर लिमिट फिक्स करके और अपर लिमिट को वेरिएबल कर दिया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कर दिया जो कुछ भी हो सकता है, और उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अकॉर्डिंग डिपेंड कर रहा है ये एरिया। क्लियर? अच्छा, मतलब सर इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने पे एक फंक्शन आएगा? बिल्कुल आएगा ना। वैसे अगर b एक कांस्टेंट वैल्यू डालता तो एक न्यूमेरिक वैल्यू आती, बट अब मैंने तो x डाल दिया, अब मैंने क्या डाल दिया? x डाल दिया, तो अब एक x की फॉर्म में एक फंक्शन आएगा, और फंक्शन आएगा तो वो उस फंक्शन को क्या कहेंगे? उस फंक्शन को कहेंगे एरिया फंक्शन। क्या कहेंगे उस फंक्शन को? एरिया। एरिया फंक्शन। आधे नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, व्हाट इज एरिया फंक्शन? दिस इज एरिया फंक्शन, दिस इज एरिया फंक्शन। और ये आगे के लिए याद रखेंगे, अगले चैप्टर के लिए भी, कि ये एरिया फंक्शन है। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, ओके। तो उसको आगे सॉल्व करना तो फिर आता ही है आपको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो ऊपर करके बता ही दिया मैंने ना। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। दो फंडामेंटल थ्योरम है, सेम टू सेम यही चीजें जो अभी हमने सीखी, बट कई बार क्या आधे नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ थ्योरम 1 क्या है, थ्योरम 2 क्या है, तो एक बार लिख लेते हैं। और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत छोटी मोटी बातें जो अभी अपन ने लिखी हैं वही बातें हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, और उसमें भी फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस में भी फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस लिखते नाम है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, और उसमें फिर फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, और दूसरा है सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, और 2 लाइंस पढ़ेंगे बस, खत्म हो जाएगी उसमें, है ना। सेकंड फंडामेंटल थ्योरम तो वो डेफिनेट इंटीग्रल निकालने का फॉर्मूला तैयार कर रहा है,
और फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम में वो बता रहा है कि ये इसका इंटीग्रल है और ये इसका क्या है, डेरिवेटिव है। चलो, तो इसके अंदर भी पहला क्या है, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है बच्चों, यहां तक लिख लिया सभी ने? ठीक है, यहां तक लिख लिया? यस सर। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन, fx be a function which should be continuous from lower limit to upper limit. fx be a function continuous in close interval a to b, a से लेके b इंक्लूडिंग a और b, उसमें वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस चीज में हम अक्सर एंड पॉइंट्स की भी बात करते हैं ना, डिफरेंशियबिलिटी में एंड पॉइंट्स की बात नहीं करते। कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल a to b, ठीक है। और कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस फंक्शन एरिया फंक्शन को अगर मैं a ऑफ x मान लूं, एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू fx let ax be its area function, इस फंक्शन का एरिया फंक्शन ax मान लीजिए एक बार के लिए। fx जो फंक्शन है, इस फंक्शन का एरिया फंक्शन मान लीजिए ax। यहां तक क्लियर है? लिख लिया यहां तक? लिख लिया बच्चों? यस सर। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो एरिया फंक्शन का देन, अब फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या कहती है, अब ये कहती है कि जो एरिया फंक्शन का डेरिवेटिव होगा वो इस फंक्शन के बराबर होना चाहिए फॉर एनी वैल्यूज ऑफ एक्स वेरिंग फ्रॉम ए टू बी, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स वेरिंग फ्रॉम ए टू बी। अब डेरिवेटिव की बात होगी तो फिर ओपन इंटरवल आ जाएगा, क्योंकि एंड पॉइंट्स पे डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं। ठीक है, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है, बड़ी आसान सी बात है। देखो ये इसका इंटीग्रल है तो वो उसका डेरिवेटिव होगा ही होगा। देखो, बट मैं क्यों लिखवा रहा हूं फिर इतनी आसान सी बात, इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि कई बार आधे नंबर का क्वेश्चन केवल ये पूछ लेता है व्हाट इज फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, तो आपको ये 4 लाइनें लिख के लानी है, आपका आधा नंबर या 1 नंबर कंफर्म हो जाता है। तो पढ़ने के लिए ये थोड़ा सा ऐसे है, बाकी बहुत ही छोटी सी बात है। देखो ये जो ax था वो उसका इंटीग्रल था। अभी अभी अपन एरिया फंक्शन में क्या सीख के आए हैं, एरिया फंक्शन में ये सीख के आए कि किसी कर्व का अगर एरिया फंक्शन बनाए तो उसी का इंटीग्रल निकल के आएगा वो। तो ये a ऑफ x जो है इसका इंटीग्रल है, तो fx इसका डेरिवेटिव होगा नहीं होगा, बोलो? ये a ऑफ x जो है इसका इंटीग्रल है, क्या है इसका ये इंटीग्रल। तो f ऑफ x वापस इसका डेरिवेटिव होगा नहीं होगा, उस इंटीग्रल का डेरिवेटिव होगा नहीं होगा, बोलो यस और नो? यस सर। तो ये क्या कहता है कि कल को अगर आपको एरिया फंक्शन गिवन हो और आपसे
ओरिजिनल फंक्शन पूछ ले कि ये एरिया फंक्शन किस फंक्शन का एरिया फंक्शन है, ये एरिया फंक्शन किस फंक्शन का एरिया फंक्शन है, तो आप क्या कर दोगे, उस एरिया फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दोगे, जो आंसर आएगा वो उस फंक्शन का डेरिवेटिव, और उसमें जो फंक्शन है वो डिफाइंड कहां से कहां होना चाहिए, ए से लेके बी के बीच में डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, बोलो। Yes. दिस इज द फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस देखो, देखो यही कह रहा है ये भी कि ए डैश एक्स जो होगा वो एफ एक्स के बराबर होगा, या यूं कहूं एफ एक्स का इंटीग्रल जो होगा वो ए एक्स के बराबर होगा। बात एक ही, कैसे भी कर लेते, ये इसका इंटीग्रल वो उसका डेरिवेटिव। क्लियर है? क्लियर है ना? अब ये जो बात लिखी है ना मैंने आगे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, ये जो बात है ना, ये बात अभी नीचे चल के एक क्वेश्चन, एक छोटी सी बात बताऊंगा, उसमें ब्रेक होती है। तो उसमें हम देखेंगे कि ए से लेके बी तक अगर ये वैल्यू फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो एरिया फंक्शन भी डिफाइंड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो देखेंगे नीचे। चलो उससे पहले सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस लिखो और फिर इसके कुछ एग्जांपल्स देते हैं। सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। अब इसमें कुछ नहीं है, इसमें उसने अपने को फॉर्मूला दे दिया, जो अपन ने पहली पहली लाइन लिखी थी आज की क्लास की, वो फॉर्मूला मैंने सीधे ही बता दिया था। एक्चुअली वो फॉर्मूला कहाँ से डिराइव है, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस के कॉन्सेप्ट से वो डिराइव ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, मार्क करो हेडिंग। देखो वही फॉर्मूला दिख रहा है, बस यही फॉर्मूला है हमारे पास। जो फॉर्मूला हमने सबसे पहले सीखा वो फॉर्मूला सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस की देन है एक तरीके से हमारे। ठीक है, वी स्टेट बिलो एन इंपॉर्टेंट थ्योरम व्हिच इनेबल्स अस टू एग्जामिन डेफिनेट इंटीग्रल्स बाय मेकिंग यूज ऑफ एन एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का यूज करके अपन डेफिनेट इंटीग्रल निकाल लेते हैं, यानी वो एरिया निकाल लेते हैं, वो एक्चुअल एरिया निकाल लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम कह दो या फॉर्मूला कह दो। ठीक है, इसमें भी हम क्या लिखते हैं, लेट एफ एक्स बी एन continuous function between a to b, let fx be a function continuous function continuous in a to b, fx be a function continuous in a to b, then second fundamental theorem of integral calculus क्या कहता है, वो ये कहता है कि then एक मिनट, fx be a function continuous in a to b, आगे भी लिख लो, एंड कैपिटल एफ ऑफ एक्स उसका मान लो उस फंक्शन का इंटीग्रल है, बी इट्स इंटीग्रल, बी इट्स इंटीग्रल, कैपिटल एफ ऑफ एक्स उसका इंटीग्रल है, देन क्या होगा, देन ये होगा कि इस एफ एक्स फंक्शन का जो डेफिनेट इंटीग्रल होगा ए से लेके बी के बीच में, वो होगा इसका इंटीग्रल। वैसे इंडेफिनेट इंटीग्रल तो एफ एक्स होता ही है, उसकी लिमिट लगा दूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ए टू बी, इसे रेक्टेंगुलर ब्रेसेस बना देंगे बना ना, जब क्वेश्चन करेंगे एक्चुअली तो भी ऐसे रेक्टेंगुलर ब्रेसेस बना, ठीक है, विच अल्टीमेटली इज इक्वल टू, विच अल्टीमेटली इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए।
ये है सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल निकालने का जो फॉर्मूला है वो है सेकंड फंडामेंट। पता होना चाहिए बस नॉलेज वाइज कि सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस क्या है। सिंपल सी भाषा में कहें तो डेफिनेट इंटीग्रल निकालने का फॉर्मूला है। और फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस क्या है कि वो उसका एरिया फंक्शन है, तो एरिया फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट कर दो तो ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा। सर हाँ। सर जो फर्स्ट थ्योरम थी हम्म। उसमें आपने बताया था कि जो x है वो a कोमा b के बीच होना चाहिए, मतलब a और b नहीं होना चाहिए। मतलब कोई वैल्यूज बात कर ली भाई, इन वैल्यूज के बीच में अगर वो कंटिन्यूअस है तो उनके बीच में ही वो थ्योरम डिफाइंड होगी ना। अगर वो कंटिन्यूअस ही नहीं है, मान लो कर्व टूट रहा है ऐसे, लेट अस से कि कर्व ऐसे टूट रहा है, ऐसे करके ऐसे टूट के ऐसे आ गया, तो अब एरिया की बात कैसे करोगे किसके बीच में? इस यहाँ से लेके यहाँ तक आप एरिया की बात ही नहीं कर पाओगे ना, ये तो बीच में कर्व ही टूट गया। आप एरिया की बात तभी कर पाओगे जब वो कर्व कंटिन्यूअस हो किसी दो फिक्स वैल्यूज के बीच में। इसीलिए वो बात लिखी है कि उन दोनों के बीच में वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है। सर मतलब वो जो लास्ट में आपने बॉक्स में लिखी थी ना, हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ पे सर आपने क्लोज इंटरवल लगाया था, सॉरी ओपन इंटरवल, हाँ। लेकिन सर बुक में क्लोज आ रहा है यहाँ पे। बुक में क्लोज आ रहा है, लेट मी सी। अच्छा, डिफाइंड की बात कर रहा है ना? हाँ देखो मेरी बात सुनो, मैंने तो डेरिवेटिव देख के लगाया था, बट एक्चुअली क्या है, ये अब एक फंक्शन बन चुका है ना। अब ये एक फंक्शन बन चुका है, तो फंक्शन डिफाइंड ए और बी पर भी होना चाहिए। फंक्शन डिफाइंड ए और बी पर भी होना चाहिए। एक्चुअली देखो, अगर आप ए पर डेफिनेशन की बात करोगे ना फंक्शन की, तो वो एरिया 0 आएगा, ए से ए पे ही खत्म होगा भाई, ए से ए पर ही खत्म हो गए। ये एक फंक्शन निकल के आएगा लेटस से कि ये फंक्शन निकल के आया एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब इस एक्स स्क्वायर में ए जो लोअर लिमिट थी, आपने एक्स की वैल्यू भी ए ही ले ली, तो ये ए स्क्वायर 0 होगा। उस केस में ये ए स्क्वायर 0 होगा। तो इसीलिए मैंने ए और बी को लिखना नहीं जरूरी समझा, बट एरिया 0 भी हो सकता है, ये बात भी सही है, एरिया 0 भी हो सकता है, एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, एरिया 0 तो हो ही सकता है ना। तो इसीलिए ले लो ए को भी और बी को भी, वो कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं। हाँ, पर ये है कि अगर वो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस आधे नंबर का देगा तो बिल्कुल मेरे को करेक्ट वही लिखना है जैसा हमको सिखाया। क्लोज कर दो उसको, ठीक है। बिकॉज एरिया कैन बी 0 ऑल्सो, ए से ए पे ही खत्म हो गया तो एरिया 0। सर वहाँ पे 0 क्यों आया? मुझे एक चीज बताओ, मैंने लोअर लिमिट तो कर दी फिक्स, अब x को बढ़ाऊंगा तो एरिया बढ़ेगा, x को घटाऊंगा तो एरिया घटेगा। ठीक है। अब मैं x की वैल्यू a नहीं लेना चाह रहा था, क्योंकि x की वैल्यू a लूंगा यानी कि x ये वाली लाइन है शिफ्ट होके a पर ही आ गई। ये x वाली लाइन जो है ये शिफ्ट होके a पर ही आ गई, तो a से a पर, इस कर्व में a से a पर जो एरिया होगा वो 0 होगा नहीं होगा? विड्थ तो हुई नहीं ना, विड्थ हाँ, हुई नहीं, केवल लंबाई यस हुई। सर। तो केवल लंबाई से एरिया थोड़ा निकलता है, लंबाई के साथ थोड़ी बहुत विड्थ भी तो होनी चाहिए, विड्थ तो मिली नहीं उसको। लोअर लिमिट फिक्स होने के बाद एक्स की वैल्यू ए भी, तो मैंने पहले मेरे अप्रोच ये थी कि एक्स को मैं ए इसलिए ना लूं ताकि एरिया 0 ना बने, कुछ तो बने। भाई ए से बिल्कुल नजदीकी नंबर ले लो, चाहे से बिल्कुल ओपन इंटरवल लेने का मेरा तात्पर्य ये था कि अगर मैं नजदीकी नंबर भी ले लूंगा तो भी एरिया कुछ तो होगा। बट अब उन्होंने दे रखा है, इस अप्रोच से दे रखा होगा क्योंकि एरिया तो 0 भी हो सकता है, इसीलिए ए को भी कंसीडर कर लेते हैं। उन्होंने दिया है तो जो वो कह दे वो सही है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है ना भाई। चलो अब चलते हैं, ये जो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस एंड सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है, इसके कुछ इंटरप्रिटेशन या रिजल्ट्स हैं, या यूं कहूं इस पे कंसिडरेशन से ध्यान देने वाली बातें हैं। आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई, हम लिख नहीं रहे, जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं। देखो दिमाग से मतलब है ना। फिर इसके बाद अपन सीधे एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट हो जाएगा ये। इन वर्ड्स द थ्योरम टू क्या कहता है कि इसका अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो वैल्यू ऑफ एंटी डेरिवेटिव एफ एट द अपर लिमिट बी माइनस वैल्यू ऑफ द सेम एंटी डेरिवेटिव एफ एट द लोअर लिमिट ए आएगा। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। इस पहले पॉइंट में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इसने समझाया बस इस चीज को। बताओ पहले रिमार्क में कोई दिक्कत? बोलो।
पहले रिमार्क में कोई दिक्कत? ये ने इसने इस चीज की वैल्यू, इस चीज का मतलब समझा दिया। इस चीज का मतलब क्या है कि इसके एंटी डेरिवेटिव की वैल्यू निकालो पहले अपर लिमिट डी से, और फिर माइनस करो उसमें से उसी एंटी डेरिवेटिव की वैल्यू एट द अपर लिमिट ए से। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। सेकंड रिमार्क ये कहता है कि ये जो चीज है ये बहुत यूजफुल है। सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस बहुत यूजफुल है टू फाइंड द डेफिनेट इंटीग्रल, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल जब तक ये चीज नहीं आई थी तब तक डेफिनेट इंटीग्रल एक दूसरे तरीके से निकाला जाता था जो अपन ने अभी स्किप कर रखा है, डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ द सम। और वो काफी हेक्टिक मेथड था, उसमें कोई छोटा मोटा फंक्शन हो तो फिर भी चलेगा, लेकिन कोई बड़ा फंक्शन आ जाता था कॉम्प्लिकेटेड तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता था लिमिट वाले तरीके से उसको सॉल्व करना। तो ये सेकंड रिमार्क ये कह रहा है कि ये थ्योरम जो है, ये वाली थ्योरम, किस थ्योरम? ये वाली थ्योरम इज वेरी यूजफुल बिकॉज इट गिव्स अस अ मेथड, क्योंकि एक मेथड देती है कैलकुलेटिंग द डेफिनेट इंटीग्रल मोर इजीली विदाउट कैलकुलेटिंग द लिमिट ऑफ ए सम। लिमिट ऑफ ए सम कैलकुलेट भी किए बिना ही। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि लिमिट ऑफ ए सम क्या है, वो कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, क्योंकि वो चीज अपन ने देखी नहीं है। आप अभी के लिए याद रखो कि ये थ्योरम ज्यादा यूजफुल है टू फाइंड द डेफिनेट इंटीग्रल। चले थर्ड रिमार्क पे, ठीक है चलें। ठीक है, थर्ड रिमार्क इज नथिंग, ये जो इस सेकंड थ्योरम ऑफ से जब अपन निकाल रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल, तो वो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के बीच में एक रिलेशनशिप बता रही है। इसको इग्नोर करो, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, छोड़ो। फोर्थ देखो, in definite integral a to b f x dx the function f needs to be well defined and continuous in f। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत, इसका देखो एग्जांपल दिया मैंने, अभी मैं इसका एग्जांपल करके बताता हूँ। देखो क्या कह रहा है कि जो आपने फंक्शन लिखा है ना बेटा एफ एक्स, ध्यान से सुनना जो मैं चीज कह रहा हूँ, इसको तो मैं नोट भी करवाऊंगा अभी क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन सब में। जो फंक्शन लिख रहे हैं ना अपन एफ एक्स डी एक्स, वो जो अपन ए टू बी लिख रहे हैं, जो लोअर लिमिट अपर लिमिट लिख रहे हैं, तो ये फंक्शन इस ए टू बी में डिफाइंड एंड कंटिन्यूअस होना चाहिए। डिफाइंड भी होना चाहिए और कंटिन्यूअस भी होना चाहिए। अगर डिफाइंड और कंटिन्यूअस नहीं है तो ये जो चीज लिख रहे हो, इस चीज को लिखने का कोई मीनिंग ही नहीं है। आप एक ऐसी चीज लिख रहे हो जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है, व्यर्थ चीज लिख रहे हो आप। विद डिफाइंड एंड कंटिन्यूअस है तभी हम इस चीज की बात करेंगे, नहीं तो हम इस चीज की बात ही नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल दे लेते हैं। ऐसा क्या, देखो जैसे इन्होंने जो एग्जांपल लिया वही ले लो, काफी टिपिकल एग्जाम ले लिया। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट लिया है इन्होंने। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी ले लूँ तो 2x dx ये हो जाएगा। चलो ठीक है, यही वाला ले लेता हूँ। देखो इन्होंने लिया है इंटीग्रेशन 3 -2 से 3 x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट है, पावर 1/2 है, दैट मीन्स इसका रूट है। ये डेफिनेट इंटीग्रल निकालना है लेटर से अपने। तो पहले तो इंडेफिनेट इंटीग्रल का जो काम काज करते हैं वो का वही करना है अपने को। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी ले लूं अगर मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अगर मैं टी ले लूं तो 2x dx dt हो गया, और x dx क्या हो गया, dt/2 हो गया। तो ये x dx मिलके dt/2 हो गया। तो dt और 2 की जगह में 1/2 बाहर रख देता हूँ, लिमिट वही -2 से 3। चलते हैं आगे, ये हो जाएगा 1/2। अब रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/2 पावर में एक पावर और जुड़ गई यानी 3/2 पावर, तो 2/3 इंटू इसकी पावर क्या हो गई, 3/2 हो गई। समझ आया यहाँ तक? यहाँ तक समझ आया? बोलो। यस सर। 2 से 2 ये कट जाएगा, 1/3 बाहर रह जाएगा, और इसकी लिमिट क्या रह जाएगी? अच्छा, लिमिट हमेशा वेरिएबल क्वांटिटी की रहेगी, कांस्टेंट क्वांटिटी कोई लिमिट नहीं रहेगी। क्यों? आपको x की जगह पुटअप करना है, तो कांस्टेंट क्वांटिटी तो वैसे भी कांस्टेंट है, उसमें x का क्या फर्क पड़ेगा भाई। -2 तो आप t में या कहीं पे पुटअप करोगे ना, इधर कहीं और कहीं तो पुटअप करोगे नहीं। ठीक है, तो इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूं। ये आंसर क्या आ गया फाइनली, ये 2 से 2 कट के क्या आ गया, 1/3। t की वैल्यू क्या थी बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर -1 की पावर 3/2। 3/2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एक पावर तो पूरी और एक रूट में, तो एक्स स्क्वायर -1 और रूट एक्स स्क्वायर -1।
और 1/3 को छोड़ के इस पे आपको लिमिट लगानी है -2 से 3। तो एक तरीके से आंसर तो आ गया। अब आगे क्या करना है, एक बार x की वैल्यू 3 लेनी है और एक बार x की वैल्यू क्या लेनी है, -2 लेनी है। एक बार x की वैल्यू क्या लेनी है, 3 लेनी है, एक बार x की वैल्यू लेनी है -2। अब मुझे एक चीज बताओ, एक मैं नंबर लाइन बनाता हूं, 3, ये ले लो -2, या बीच में कहीं 0 आ रहा होगा, ठीक है। तो जो फंक्शन है x² - 1 का रूट, इस फंक्शन की अगर मैं डोमेन की बात करूं, कोई बता सकता है इस फंक्शन की डोमेन? डोमेन समझते हो, कहां कहां ये फंक्शन डिफाइंड है, x की क्या क्या वैल्यूज रख सकते हो मतलब? तो कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे x की क्या क्या वैल्यूज में रख सकता हूं? बोलो, क्या मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख सकता हूँ क्या? बोल के बताओ। नो सर। क्योंकि 0 का स्क्वायर -1 क्या हो जाएगा, कबाड़ा हो जाएगा। -1 का रूट एक ऐसी वैल्यू आ गई जो रियल नहीं है, समझ रहे हो? तो इसमें मैं बताएं क्या यस क्या सर। कर सकता हूँ, 1 से लेके -1 की वैल्यू तो मैं रख ही नहीं सकता हूँ। चेक करो, इसके बीच के कोई सी, जैसे मान लो हाफ ले लो, तो हाफ का स्क्वायर क्या होता है, 1/4, 1/4 -1 अगेन -3/4। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? तो -1 से 1 के बीच की वैल्यू तो मैं इस फंक्शन में रख ही नहीं सकता हूँ ना, बोलो रख सकता हूँ क्या? नो सर। आप कह रहे हो साहब, आप कह रहे हो कि x की वैल्यू 3 से -2, अरे 3 से -2 में एक ऐसा गैप आ गया, एक ऐसा गैप आ गया जहां पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो जो चीज आपने निकाली है ना, उसका आंसर छोड़ो, वो क्वेश्चन ही इनवैलिड है। आंसर तो दूर की बात है, वो क्वेश्चन ही इनवैलिड है। तो वो ये कैसा कहना चाह रहा था कि जो लिमिट आप डिसाइड करते हो, अपर लिमिट लोअर लिमिट, उस लिमिट के अंतराल में हर एक पॉइंट पे ओरिजिनल फंक्शन शुड बी वेल डिफाइंड। चीजें समझ में आ गई सबको? बोलो। अदरवाइज जो चीज आप कह रहे हो, अदरवाइज आप एक ऐसे एरिया की बात कर रहे हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप एक ऐसे एरिया की बात कर रहे हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करता बेटा। फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है ही नहीं, वहां पे फंक्शन ही नहीं है। तो आप उस कर्व के नीचे का एरिया कैसे निकालोगे? ये तो वही बात हो गई कि आदमी तो है नहीं उसके कपड़े खरीदने, भाई कर्व ही नहीं है वहां पे, तो उसके नीचे के एरिया की कैसे बात करोगे आप? समझ में आई बच्चों? यस सर। अच्छे से। तो ये फोर्थ वाला पॉइंट वेरी क्रूशियल, जब भी अपन डेफिनेट इंटीग्रल्स फाइंड आउट करेंगे तो वी विल मेक श्योर कि ए और बी के बीच में गिवन फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। अदरवाइज आंसर क्या आएगा? आंसर ये आएगा, नो डेफिनेट इंटीग्रल या इंटीग्रल नॉट डिफाइंड आंसर आएगा। ठीक है, ये भी वही बात कह रहा है कि इस फंक्शन, ये इसका इंटीग्रल आया था अभी हमने भी देखा, तो इसमें ये -1 से 1 के बीच में डिफाइंड नहीं है, तो इसीलिए इसका डेफिनेट इंटीग्रल नहीं निकल सकता। ठीक है, आगे स्टेप्स हैं, स्टेप्स मैंने आपको पहले ही करवा दिया है। स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग क्या करेंगे हम, पहले इंटीग्रेशन करेंगे नॉर्मल, उसमें फिर एक बार तो +c भी लिख देंगे, नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, c से c कट जाएगा तो आंसर क्या बचेगा, f में। ये सबसे पहली लाइन ही लिख दी अपन ने। ठीक है, क्लियर है? अब अपन सीधे रेडी हैं एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चंस सब करने के लिए, बोलो। यस सर। तो आज तो टाइम हो गया है। डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ ए सम, आप कहोगे तो कल पहले बता देंगे, और आप कहोगे तो पहले ये एक्सरसाइज करके बाद में, जैसे आप कहोगे वैसे बता देंगे। आज तो डिस्कस करने का टाइम नहीं मिला उसको। एक बस मैं जाते जाते एग्जांपल करके बता देता हूं, ताकि कल से अपन ये वाली एक्सरसाइज शुरू कर पाए। मेरा सजेशन ये होगा कि पहले अपन ये एक्सरसाइज कर लेते हैं, ये 7.9 और 7.8 को फिर अपन बाद में देखते हैं। क्योंकि क्या होता है, अगर 7.8 से स्टार्ट कर दिया ना, तो जो ओरिजिनल चीज हमारे एग्जाम में आनी है उस पर फोकस कम जाता है, क्योंकि वो थोड़ी सी टिपिकल है। 7.8 वाली जो चीज है थोड़ी सी टिपिकल है। अगर एग्जाम में होती तो ऑब्वियसली हम पहले वही लेते हैं, बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि 7.9 को पहले ले लेते हैं, फिर भी आप डिसाइड कर लेना, कल अपन वैसे ही कर लेंगे। अभी एक क्वेश्चन का मैं इसमें डेफिनेट इंटीग्रल निकाल के बता रहा हूँ। क्वेश्चन है 2 से लेके 3 और √(x²). ईजी सा लेते हैं ताकि जल्दी खत्म हो जाए, चीज समझ में आ जाए। क्वेश्चन है, मतलब 7.9 का पहला क्वेश्चन मान लो, ये इस तरीके से क्वेश्चन है 7.9 के अंदर। डेफिनेट इंटीग्रल 3 to x²। सबसे पहला काम क्या करेंगे, बोलो एनीवन? सबसे पहला काम क्या करेंगे? इंटीग्रेट। गलत। मनीषा बताओ, सबसे पहला क्या काम करेंगे? अभी तो बताया कि सबसे पहले चेक करेंगे 2 से लेके 3 में ये फंक्शन डिफाइंड है क्या, या कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जो 2 से 3 जिसमें ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो या नॉट कंटिन्यूअस हो। डिफाइंड है ना? 2 से लेके 3 के बीच में फंक्शन डिफाइंड है ना, बोलो। कोई भी वैल्यू पुटअप कर सकता हूँ मैं एक्स की यहाँ पे।
सबसे पहले वो चेक करेंगे कि क्या होता है, सारा लंबा चौड़ा चीज कर ली, बाद में पता चला फंक्शन ही नॉट डिफाइंड था, ठीक है ना। सबसे पहले वो चेक करेंगे, मतलब बारीक नजर से देखेंगे, हाँ भाई 2 से लेकर 3 तक डिफाइंड है, तो तेरा आंसर आ सकता है। चलो इसका आंसर निकालते हैं। तो उसको मैं क्या कर दूंगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दूंगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x³ / 3, और इसमें क्या कहते हैं वो बिग ब्रेसेस, रेक्टेंगुलर ब्रेसेस लगा दूंगा, लिमिट 2 से लेकर 3। अच्छा इसमें ये भी लिखो +c 2 से, ये बिल्कुल पेटेंट तरीका, ओरिजिनल तरीका क्वेश्चन करने का। और फिर प्रैक्टिकली क्या अपन सी हटा देते हैं बाद में, जैसे जैसे क्वेश्चंस में आगे चलते हैं। सी नहीं लिखते हैं क्योंकि सी इसमें आएगा नहीं, लेकिन अब शुरुआती दौर पे सी लिख के बता रहे हैं। क्या हो जाएगा, एक बार 3 लिखना है, दैट इज 3³ / 3 + c, x की जगह 3 रखना है, माइनस अब x की जगह रखना है 2 रखना है, 2³ / 3 प्लस, इसको फिर फर्दर सॉल्व करते हैं अपन। तो 3³ / 3 क्या होता है, 27/3 प्लस c, ठीक है। माइनस माइनस है तो अंदर के साइन चेंज कर लो, 2³ / 3 यानी -8/3, और प्लस c क्या हो जाएगा, -c। तो प्लस c से -c कट गया, आंसर इज 27/3 - 8/3, 27 - 8 / 3, ठीक है, इक्वल टू 27 - 8 क्या होता है, 19/3 इज द आंसर। तो ये देखो एक डेफिनेट वैल्यू निकल के आई है 19/3। मैच करो आंसर, 19/3, ठीक है। समझ आया कैसे निकालते हैं Yes, sir. इंटीग्रल, ठीक है। सो दिस इज द मेथड, दिस मेथड we will be discussing in the next exercise 7.9 in tomorrow's class, ओके। और आप डिसाइड कर लेना, चाहे से आप कहोगे तो मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट पहले सिखा के फिर एक्सरसाइज पे बढ़ूंगा, और आप कहोगे कि नहीं सर पहले इसकी एक्सरसाइज करके फिर समझाओ, तो वैसे भी कर, जैसे भी आप कहोगे, ठीक है बच्चों, क्लियर है। Yes, sir. तो काफी आज के लिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।